तो आप डिस्कस करेंगे साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। हिंदी में इसको सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा जब हम जे एक्ट की बात कर रहे होते हैं, इसमें किशोर के अपराध करने की प्रवृत्ति को समझ रहे होते हैं, तो उसी में सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी, इसको समझना जरूरी हो जाता है। सिगमंड फ्रॉइड जो कि ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक रहे, इनके द्वारा मन की स्थितियों को बताया गया। इनके सिद्धांत में मन की स्थितियों को बताया गया। तो उन्हीं मन की स्थिति या मन के हिस्सों के बारे में बात करेंगे आज। तो सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, इससे मनोस्थिति की अगर बात करें, तो बताया कि व्यक्ति का एक मन का हिस्सा होता है इड, इसको हिंदी में इदम बोला जाता है, इड। दूसरा होता है ईगो, इसको हिंदी में अहम बोला जाता है, अहम शब्द का इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो तीसरा बताया है सुपर ईगो, जिसके लिए हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है परम अहम। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि दरअसल इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों ही जो है मन की स्थितियां हैं, मन की स्थिति हैं। तो इड को समझ लेते हैं। सबसे पहले इड क्या है, तो पहले इड का संबंध देख लें। इड का संबंध, इदम का संबंध मन की कैसी स्थिति से है, या कैसा मन है ये। तो दरअसल जब इड की बात कर रहे होते हैं, इसका संबंध इच्छाओं या वासनाओं से होता है। इससे होता है इच्छाओं या वासनाओं से होता है। इच्छा वासनाओं का मतलब एक ही है, बस फर्क इतना है कि जो इच्छा ज्यादा प्रबल होती है वो वासना में बदल जाती है। इच्छा और वासना के लिए अंग्रेजी में डिजायर शब्द का इस्तेमाल होता है, डिजायर्स का इस्तेमाल। तो इड का संबंध किससे है? इच्छाओं से है, वासनाओं से है। तो जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये मनुष्य में होती हैं या नहीं होती हैं? मनुष्य में होती हैं। मनुष्य में ये बताइए मुझे, ये जन्म के समय से होती हैं या धीरे धीरे उसमें विकसित होती हैं? धीरे धीरे होती हैं विकसित, जन्म के समय नहीं होती हैं। जन्म के समय से होते हैं। वेरी गुड। तो क्या है ये? जन्म से ही विकसित होती हैं। अब बताइए, मनुष्य के में तो होती हैं इच्छाएं वासनाएं, क्या पशु में भी होती हैं, जानवर में भी होती हैं? होती हैं, होती हैं। तो पशु में भी होती हैं, ठीक है, पशु में भी होती हैं। तो आप यही कह सकते हैं ओवरऑल जो इड है, तो दरअसल ये इच्छाएं पैदा करता है। ये मन का वह एक हिस्सा है, भाग है, जो इच्छाएं पैदा करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये है इच्छाएं पैदा करता है। इच्छाएं विशेषकर काम इच्छा, काम डिजायर, यौन इच्छा, ठीक है, जिसका ये चाहता है, ये वाला जो मन का हिस्सा है, ये चाहता है कि त्वरित रूप से आनंद प्राप्त हो जाए, सुख मिल जाए। जैसे
उदाहरण के तौर पे मनुष्य की बात करें, जन्म से ही तो एक बच्चे की बात कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा, जब भी आप बचपन में रहे होंगे, आपका बचपन तो सबने जिया है, तो हम देखा होगा अगर आप बच्चे में बिस्किट खाने की इच्छा करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, या चॉकलेट खाने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो आप जिद पकड़ लेते हैं कि चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए। आपके माँ बाप, आपके बड़े जो है आपको समझाते हैं कि नहीं नहीं, चॉकलेट खाने से, बिस्किट खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे, दांत खराब होते हैं, पर आप समझते नहीं हैं। आपने जिद बांध ली, चॉकलेट या बिस्किट खाना है तो खाना है। आपके मन पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं कर रहा है कि जो समझा दे आपको, या आप समझ पाए कि बिस्किट या चॉकलेट खाने से नुकसान होता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो आपका मन एक ही तरफा जो है भाग रहा होता है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं, अनियंत्रित है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यही है वो इड, जो इच्छाओं को प्रबल तरीके से बढ़ाता है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रबल तरीके से जोर मारता है कि बस चॉकलेट मिल जाए किसी भी तरह से। और जैसे अगर आपको चॉकलेट देने से इनकार कर देते हैं तो रोना शुरू कर दिया, खूब चिल्लाए, खूब रोए, जमीन पे लेट गए, हाथ पांव पटकने लगे, जैसे ऐसी हालत में जैसे अभी निपटने वाले हों, पर होता नहीं है, ऐसे ढोंग मिला रहे होते हैं। और जैसे आपको चॉकलेट मिली, आप खूब चिल्ला के रो, जैसी चॉकलेट मिली आपके वहीं पे रोना बंद, एकदम साइलेंट हो गए, एकदम मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। यही चीज जो है, जो इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रबल जोर मारती है, जो मन है, ये मन की जो स्थिति वही इड है। दूसरा देख लेते हैं, ईगो को बाद में समझेंगे, पहले ये तीसरा सुपर ईगो को समझ लेते हैं। तो सुपर ईगो का संबंध की बात कर लें, तो सुपर ईगो या परम अहम का संबंध व्यक्ति के नैतिक मूल्यों से है, नैतिक मूल्य से है। नैतिक मूल्य आप जैसे संस्कार हो गए, व्यक्ति के संस्कार हो गए, नैतिक मूल्य के साथ साथ नैतिक मन, इसको नैतिक मन भी आप कह सकते हैं। नैतिक मन जैसे अंतरात्मा, अंतरात्मा जैसे आपको अच्छे संस्कार मिले हैं कि बेटा चोरी नहीं करना, गाली मत देना, किसी के साथ गलत मत करना। तो मान लीजिए कभी ये स्थिति आ गई कि जैसे आप चोरी करने के लिए बढ़ रहे हैं आगे, तो आपके मन में एक दूसरा ख्याल आता है कि जो आपको चोरी करने से रोकता है कि नहीं चोरी नहीं करना है, गलत है, और अपने बताया कि नहीं चोरी नहीं करना है, इससे बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चोरी करते हुए पकड़े गए तो कितना अपमान होगा। तो ये क्या है, एक मन रोक रहा है आपको चोरी करने से, और एक मन क्या है आगे बढ़ा रहा है, चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहा वो तो इड है, क्योंकि इच्छाओं की प्रबल पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जो रोक रहा है उस इच्छा को नियंत्रण में ला रहा है, उस पर नियंत्रित कर रहा है उस इच्छाओं को, वही है सुपर ईगो। ये तब आया जब संस्कार आए धीरे धीरे। तो इड जो है वो जन्म से ही आ जाता है। सुपर ईगो क्या है, जैसे व्यक्ति समाज में निकलता है, माता पिता से मिले हुए संस्कार है, समाज में निकलता है, उनसे सीखता है संस्कार, उन्हीं संस्कारों की बिना पे ये सुपर ईगो का विकास होता है, विकसित होता है। तो इड का कार्य क्या है, ये इच्छाओं को पैदा कर रहा होता है। सुपर ईगो का कार्य क्या हो गया, इन इच्छाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है, इन इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इच्छाओं या वासनाओं को नियंत्रित करता है।
अब मुझे बताइए, ये इच्छाओं वासनाओं को सिर्फ नियंत्रित ही करता है या उन इच्छाओं के रास्ते पर अंधे तरीके से जो चल रहे होते हैं उसको पाने की जो चाहत रहती है तीव्र गति से, उस पे बढ़ने से भी रोकता है, उस पे बढ़ने से भी रोकता है। तो जो इच्छाओं के रास्ते पर अंधे तरीके से चल रहे होते हैं उस पर चलने से या बढ़ने से रोकता है। तो इच्छाओं या वासनाओं पर अंधे तरीके से बढ़ने पर रोकता है, रोकता है, रोकता है। जैसे आप देख लेंगे कि जिस व्यक्ति का इड हावी हो जाएगा तो वो कैसा व्यक्ति समाज को दिखता है या कैसा वो बन जाता होता है, और जिसका सुपर ईगो हावी होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है इड से, तो उसका व्यक्तित्व कैसा नजर आता है उसको देख लेंगे। जैसे इड की अगर बात करें एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्चा, जैसे अभी जनवरी की घटना है लखनऊ की, एक 16 वर्ष के लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। हत्या इस वजह से कर दी कि उस बच्चे को पबजी खेलने की लत थी। पबजी एक गेम जो है जो अक्सर बच्चे जो है ज्यादातर खेलते ही हैं, तो उस गेम को खेलने की लत थी। उसकी मम्मी जो है उसको रोका करते थे कि ये नहीं खेलना है, उसकी बैड इफेक्ट हो जाते कि इसको खेलने से नुकसान होगा, आप पढ़ नहीं पाते हो, समय पे खाना नहीं खा पाते हो, ये गलत है, गेम इसको ना खेले, ये समझाती थी और डांट भी दिया करती थी। पर उस पबजी खेलने से जो उसको सुख की प्राप्ति हो रही थी, जो उसकी इच्छा थी पबजी खेलना, वो चाहता था कि बस खाना मिले ना मिले पर गेम खेला जाए, पबजी खेलते रहें, सब कुछ पबजी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि उसका इड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। छोटे आनंद के लिए, सुख के लिए, त्वरित सुख के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहा है, और उसका परिणाम हुआ कि उस बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से कि वो पबजी खेलने से रोक रही थी। तो जिस व्यक्ति का इड ज्यादा मजबूत होगा, जिन लोगों का इड ज्यादा मजबूत होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपराधी किस्म के हो जाते हैं, बलात्कारी किस्म के होते हैं, चोर किस्म के, डाकू किस्म के, झगड़ालू किस्म के होते हैं। जिनका इड ज्यादा होता है सुपर ईगो से ज्यादा मजबूत होता है, अर्थात कि ऐसे व्यक्ति जो इड है शक्तिशाली इड के स्वामी होते हैं और कमजोर सुपर ईगो के मालिक होते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति को आप सुपर ईगो की एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब मैं आपके पड़ोसी जिले में तैनात था तो एक मामला है, बड़ा अजीब सा मामला था, सुसाइड का मामला था। तो एक जो है 16 साल का लड़का, उसने सुसाइड करने का प्रयास किया, सुसाइड करने का प्रयास किया था। तो पुलिस को खबर मिली तो तुरंत मौके पे अपना पहुंचे। उससे पहले कि जो पड़ोसी थे उन्होंने बचा लिया था हालांकि, पर उसने फांसी वासी लगाने का पूरा प्रयास किया। तो मामला उससे पूछा गया कि आखिर फांसी क्यों लगा रहे थे, क्या वजह थी उसकी, क्या फांसी लगा रहे थे। और पढ़ने में अच्छा था, 12th किया था, रिजल्ट आया था 2 दिन पहले और प्रथम स्थान था उसका स्कूल में, अच्छा था पढ़ने में। मम्मी पापा भी कुछ नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं किसी तरह का, कोई झगड़ा नहीं, फिर क्यों ऐसा उसने किया,
समझ ही नहीं पा रहे थे उसकी परेशानी खुद की क्या था। मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये लड़का ऐसा क्यों करने जा रहा था। ना माँ बाप समझ पा रहे हैं, ना परिवार जन समझ पा रहा है, ना ही समाज समझ पा रहा है कि ऐसा क्यों किया, रिश्तेदार नहीं समझ पा रहे क्यों किया, ऐसा क्यों करने वाला था, ऐसे क्यों अपनी जान दे रहा था। उससे पूछा गया कि अच्छे क्या मामला था जो ऐसे करने जा रहा था। उसने बताया कि मैं घुट रहा था अंदर अंदर। तो कह रहे कैसे घुट रहे थे, कोई परेशान कर रहा था? क्या नहीं, एक बात थी जिसने मुझे घोट रखा था अंदर से, मुझे घिन आती है खुद से। तो हमने कहा अच्छा बताओ क्या बात, क्या मामला था। तो उसने बताया, तो वो सुन के बड़ा मतलब जो लोगों ने सुना बड़ा अजीब सा लगा, पर उसको समझाया गया। तो जब समझाया तो उस तरह से वो बाहर निकला और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने बताया कि दरअसल पिछले कुछ दिनों से वो लड़का और उसके दोस्त, ऐसा ग्रुप था कि खुरापाती टाइप के लोग थे, तो ऐसी संगत में था, ऐसे दोस्तों में था। तो उसको कुछ इस तरह की वीडियो दिखाए जाते, असली वीडियो दिखाए थे कि जो किसी संबंध से, रिश्तेदार से, ब्लड रिलेशन से हैं, संबंधित हैं, ऐसी सामग्री दिखाई जा रही थी। तो वो पिछले 8 दिन से 15 दिन से उसी गिरफ्त में था। इच्छाएं उसकी, इच्छाएं इतनी प्रबल हो रही थी कि उसने देखा कि जैसे वो घर पे गया, उन्होंने बताया कि जैसे वो घर पे गया उसने अपने सिस्टर को देखा। सिस्टर को देख के वही पूरी असली जो घटनाएं थी, जो कहानियां थी, वही चीजें उसके माइंड में आई और ऐसा विचार उसके माइंड में आया कि ऐसा कर दिया जाए। पर जैसे ऐसी घटना उसकी माइंड में, ऐसे जो स्थिति इच्छाएं माइंड में आई, उसको ये भी समझ में आया कि ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत हो जाएगा ऐसे। उसने नियंत्रण किया खुद पे, वहां नियंत्रण कर लिया, पर वो इस बात से मरा जा रहा था कि ऐसा विचार आया ही क्यों मन में। ये तो रिश्ता ही एकदम तार तार हो जाएगा। इस वजह से वो सुसाइड करने के लिए प्रयासरत हो गया था। तो उसको समझाया गया, बताया गया कि देखिए ऐसी इच्छाएं आना भी गलत है। अगर आ गई हैं, आई थी ऐसी इच्छा, तो आपने अपने संस्कारों के बलबूते अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और आपका जो सुपर ईगो था वो मजबूत था, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे थे, इसलिए आप रुक गए। ऐसा कृत्य करने से, ऐसा अपराध करने से आपके सुपर ईगो ने मार दिया इस ईड को। तो सुपर ईगो ने मार दिया ईड को, कहने का मतलब सुपर ईगो के सामने ईड कमजोर पड़ गया, इसलिए उसने इस अपराध को करने से रोक लिया। तो जब उसको इस तरह समझाया गया तो फिर वो व्यक्ति और उसकी फैमिली वालों ने भी समझाया कि ठीक है, ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पर आगे से ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि ऐसे संस्कार मिले ही नहीं थे। तो ऐसे ख्याल आना तो है ही गलत, पर उस पर एक्शन होता तब तो एकदम अपराध हो जाता। फिर वो कैसी प्रवृत्ति का हो जाता? पशु प्रवृत्ति का हो जाता। पशु में और ये मनुष्य है, उसमें यही तो अंतर है, सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति का अंतर है, अच्छे बुरे का अंतर करने का जो फासला है वही तो है। बाकी तो सब, अगर आप सोचे विचारे ना करें तो जानवर प्रवृत्ति के हैं, मनुष्य कोई ना है। तो उसी बच्चे से कि फिर लाइफ भी बची, जान बची उसकी, सुपर ईगो उसका जीत गया। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जिनका सुपर ईगो मजबूत होता है, तो वो लोग दरअसल संत प्रवृत्ति के होते हैं। संत प्रवृत्ति जो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। कौन से मन को कंट्रोल करते हैं? ईड वाला जो हिस्सा है, जो गलत इच्छाएं, वासनाएं हैं, जो फान मार रही है, उन पे नियंत्रण करते हैं, संत प्रवृत्ति के होते हैं।
और जो इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं या उनके कमजोर ईड वाले होते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पशु प्रवृत्ति के होते हैं, पशु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका सुपर ईगो ईड के सामने फेल हो जाता है, काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो ईड और सुपर ईगो की स्थितियां समझ ली दोनों उदाहरण से। एक तो पबजी वाला माँ की हत्या का, दूसरा ये घटना सुसाइड वाला। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है जो कि दूसरे नंबर पे थी, ईगो। फिर ईगो क्या है? जैसे बोलचाल की भाषा में हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ कि यार उसका तो ईगो बहुत हाई है, वो तो हमेशा ईगो में रहता है, या उसकी ईगो हर्ट हुआ है। ये शब्द तो बोले होंगे, पर सही मायने क्या है? कुछ को पता होते हैं, कुछ को नहीं पता होते हैं। तो आखिर ईगो क्या है उसको समझ लेते हैं। ईगो का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये ईड है, ईड और सुपर ईगो, इन दोनों की गुत्थम गुत्थी मतलब फाइट में जो जीत गया और जीत के जो सामने आया समाज के, जो दिखा लोगों को, वही ईगो है। ईड और सुपर ईगो का समझौता जिस बिंदु पर हो गया और वही फिर मन से बाहर निकली बात और लोगों को दिखा, वही ईगो है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहे, आप जो है शुद्ध शाकाहारी प्रवृत्ति के आदमी है, शुद्ध शाकाहारी हैं, आपने कभी जो है मांस वगैरह का सेवन नहीं किया, आपने खुद से वादा किया कि नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, शाकाहारी आदमी है, पर आपका दोस्त जो है मांसाहारी भी है, शराबी है, एकदम पक्का वाला। तो ना तो कभी नवरात्रि देखता है, न कभी श्रावण मास देखता है, उसको खाना है तो खाना है। एक दिन आपको वो रेस्टोरेंट में ले गया, आपसे कहा कि देख भाई, दोस्ती की कसम है, तुझे एक पैग लेना है और एक पीस खाना है। दोस्त के लिए इतना तो कर सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? तो आपने कहा नहीं खाऊंगा यार। क्या दोस्ती के लिए इतना नहीं करेगा? कि नहीं यार, मम्मी पापा ने, हमारे परिवार में कोई खाता ही नहीं है, ऐसा अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, मार देंगे मुझे, घर में नहीं घुसना नहीं। फिर बस डर गया, और दोस्ती का कुछ मायने नहीं है। तो उस लड़के के अगर ईड जो है सुपर ईगो से ज्यादा मजबूत होगा, मतलब इच्छा तो है मन में, पर नियंत्रित कर रहा था कोई चीज, वो संस्कार थे कि मम्मी पापा ने कहा कि नहीं खाएंगे, परिवार में कोई नहीं खाता तो हम क्यों खाएं, ये अगर वहां पे ईड कमजोर हो गया है कि चलो दोस्ती के लिए यार इतना बनता है, कोई दिक्कत नहीं, घर पे नहीं बताएंगे, खा लेंगे, ईड हावी हो गया, इसने दबा दिया सुपर ईगो को। तो ये पहले क्या हुआ, जैसे उस व्यक्ति के मन में झगड़ा हुआ ना ईड का और सुपर ईगो का, जैसे उसके दोस्त ने कहा था कि तू एक पैग ले ले और एक पीस खा ले, तो उसने विचार किया कि खाऊंगा तो घर पे पता चला तो घर वाले निकाल देंगे, घर से बेघर कर देंगे, इसलिए नहीं खा रहा हूं। फिर क्या दोस्ती की कसम दे रहा है, अगर नहीं खाया तो दोस्ती टूट जाएगी, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मेरी सारी गलतियां छिपाता है, मैं उससे बात करता हूँ तब भी नहीं बताता है, इसके फोन से बात होती है, फिर फोन भी नहीं देगा, सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो अगर ये स्थिति रही कि दोस्त सही कह रहा है, खा लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो विचार हुए थे मनों में, जो तर्क वितर्क हुए थे, फिर आपने कहा चल ठीक है, बताना मत, खा लेता हूं। तो ये जो बाहर देखा, बाहर निकला, यही ईगो। अब जो आपका दोस्त है आपको क्या बोलेगा, अरे यार तेरे अंदर देख ईगो नहीं है, ऐसे बढ़िया आदमी है तू, बात मान जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने विचार करते हैं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, इसके जैसे 1000 दोस्त कुर्बान है, खाऊंगा नहीं, और उठ के चल दिए कि तेरा पार्टी तेरे लिए, मैं ना तो खाऊंगा ना पीऊंगा, और रही फोन में बात करने की तो मैं तेरे घर भी कह दूंगा, तो कहेगा तो, पर खाना नहीं है ना पीना है। तो ऐसे में क्या होगा
तो के चल देगा, फिर वो रोकेगा भी, चल बैठ जा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कहेगा यार ईगो बहुत है ना तेरे अंदर, मानता नहीं, अपने दोस्ती को भी चल दाव पे लगा दिया। ये भी तो दिखा ना सामने। तो जिस पॉइंट पे समझौता हो गया, जैसे बोला आपने नहीं खाना, तो समझौता अगर नहीं खाना तो नहीं खाना, इसका ना सुपर ईगो जीत गया इड से नहीं खाना। आपने कहा खाना खा लेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब इड जीत गया सुपर ईगो से। दोनों ही कंडीशन आई, ठीक है। समझौता तो किसी ना किसी पॉइंट पे हुआ, वही पॉइंट जिस पे समझौता हुआ वही है ईगो। मतलब इड और सुपर ईगो के गुत्थम गुत्थी में जो जीत गया और जीत के जो सामने आया समाज के, वही ईगो है। वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक। सकारात्मक जैसे साधारण भाषा में बता रहे हैं, जैसे आपने खा लिया मांस और शराब पी ली, ठीक है, तो है तो गलत चीज ही, गलत ही चीज है। और जब समाज के सामने आया, उसको उसने बताया, आपके दोस्त ने यार चल ठीक है तेरे अंदर कोई ऐसा ईगो नहीं है, तो ईगो नहीं होने के बारे में किसकी कर रहा है, सुपर ईगो की बात कर रहा है। ईगो का मतलब नहीं है कि तेरे अंदर ईगो नहीं है, और तुमने जो है खाया नहीं, तो तब क्या होगा, बोलेगा वो कि तेरे अंदर बहुत ईगो है, यही तो बोलेगा कि तेरे अंदर बहुत ईगो है। तो यही स्थितियां हैं। तो इड सुपर ईगो, इड है जो इच्छाओं को बढ़ाता है, सुपर ईगो है इन्हीं इच्छाओं को जो नियंत्रण लगाता है, ठीक है, और ईगो है जो इन दोनों की फाइट से निकल के सामने आए। जैसे एक वकील ये दोनों की दलीलें सुनी और जज ने जो फैसला सुनाया वो ईगो है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है, यही सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी है। इससे क्या हम एक व्यक्ति की मन की स्थिति को काफी हद तक समझ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।